हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका एडिटोरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका तीसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल आपका ये रहा। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए थे? 20, 22, 24 या 26? तो कितने खेले गए थे आपके? 22। कितने खेले गए थे? 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? 22 हो गया। और जो है महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत जो आपका 2023 में किया गया, ये पहला संस्करण था आपका। इसमें जो टोटल 5 टीमों ने जो है भाग लिया था। कितने? टोटल जो आपके 5 टीमों ने जो है भाग लिया था। कुल टीमों की संख्या कितनी? 5 थी, ठीक है। और कुल 22 मैच खेले गए थे। अब प्रथम संस्करण का विजेता कौन रहा था? इस साल का प्रथम संस्करण का विजेता कौन रहा था? का मुंबई इंडियन। कौन रहा था? मुंबई इंडियन, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड या मणिपुर? तो बताइए दूसरा का आंसर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर। तो मणिपुर में जो विधानसभा चुनाव जो है नहीं कराए गए थे 2023 में, ठीक है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में कराए गए थे। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई? 15 जनवरी, 15 फरवरी, 23 मार्च या 26 फरवरी? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो कितना? तो 15 फरवरी। कितना? 15 फरवरी, ठीक है। तो बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। चलिए, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल? तो बताइए 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी आपका हो गया? तो मध्य प्रदेश। तो 4 का क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। जबकि पूरे विश्व में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन भारत में होता है। पूरे विश्व में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत देश करता है। और भारत देश में सर्वाधिक जो है कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश करता है, ठीक है। और चावल उत्पादन में अग्रणी जो हमारा पश्चिम बंगाल है। चावल उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। और गन्ना में कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? 2023, 2024, 2025, 2028 तक? तो बताइए 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो कब तक किया जाएगा? 2024 तक। कब तक किया जाएगा? 2024 तक। तो 5 का हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। यह कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की इसरो तथा अमेरिका की नासा के द्वारा पृथ्वी की निगरानी हेतु निसार का सफल प्रक्षेपण 2024 में किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए। श्री अन्न सम्मेलन जो कि जिसको कहा वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल या हरियाणा? तो बताइए हमारा 6 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 6 का कहाँ क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। तो 6 का हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनका जो उद्घाटन किया गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मतुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? पश्चिम बंगाल में, नागालैंड में, गोवा में या मणिपुर में? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतुआ महामेला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो अखिल भारतीय मतुआ महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया? 60, 70, 80 और 90? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 70, ठीक है। ये जो था 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया गया। कहाँ किया गया था ये? इसका आयोजन कहाँ किया गया था? आपका इंदौर में किया गया था। एमपी के इंदौर में किया गया था। एमपी के इंदौर में किया गया था, ठीक है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि थे आपके गुयाना के राष्ट्रपति गुयाना के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। कौन थे? इरफान अली, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे गुयाना के राष्ट्रपति जो थे, इसके मुख्य अतिथि थे, ठीक है। और इसमें 70 देशों के लगभग 3500 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? दिस शैम या नाटू नाटू या ऑन द वे या कोई नहीं? तो चलिए बताइए 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? नाटू नाटू सॉन्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नाटू नाटू। ये जो है RRR मूवी का जो है सॉन्ग है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए आंसर क्या होगा। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इंग्लैंड में, स्पेन में, रूस में या अमेरिका में? तो बताइए 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ किया गया आपका? अमेरिका में। कहाँ किया गया? अमेरिका में। तो 10 का हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ये 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन अमेरिका के अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में किया गया। 2022 में मिस यूनिवर्स का खिताब जो है बारबोनी ग्रेबियल ने जीता। 2022 का जो है मिस यूनिवर्स का पुरस्कार किसने जीता आपका? खिताब किसने जीता आपका? बारबोनी 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 ग्रेबियल ने। किसने जीता? बारबोनी ग्रेबियल ने। किसने जीता? बारबोनी ग्रेबियल ने। किसने जीता? बारबोनी ग्रेवियर ने। किसने जीता? बारबोनी ग्रेवियर ने मिस यूनिवर्स 2022 का जो है खिताब जीता। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया? चलिए ऑप्शन आपका, तो किसको किया गया? शिवा चौहान को, या वंदना राठी को, या मोहन ठाकुर को, या पंकज घोष को? तो चलिए बताइए 10 का हमारा 11 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? शिवा चौहान। कौन सा हो जाएगा? शिवा चौहान। भारतीय थल सेना की फायर एंड फ्यूरी सैपर्स के कैप्टन शिवा चौहान को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर जो है तैनात किया गया है। किसको? शिवा चौहान को। चलिए 12 का आंसर बताइए। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जोनाथन क्रिस्टी ने, या लियो कनाडो ने, या फेंग याजी ने, या यूकी फुकी सिम्बा ने? तो बताइए 12 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? जोनाथन क्रिस्टी ने। कौन? जोनाथन क्रिस्टी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का आयोजन जकार्ता में किया गया। कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था आपका जकार्ता में किया गया था, जिससे पुरुष एकल का खिताब जोनाथन क्रिस्टी ने जीता। और महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब आपका किसने जीता? आंग से यांग। किसने जीता था? महिला का पूछ लिया जाएगा तो किसने जीता था? आन से यंग ने जो है महिला एकल का खिताब जीता था। पुरुष में किसने जीता? जोनाथन क्रिस्टी ने। तो ये दोनों को याद रख सकते हैं। और आयोजन कहाँ किया गया था? जकार्ता। चलिए 13 का आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? तो बताइए 13 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ये जो था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का क्या था? थीम था। तो 13 का हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो प्रतिवर्ष 8 मार्च को, प्रतिवर्ष जो आपका कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए 14 का आंसर बताइए। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है किससे? भगवान शिव से, भगवान विष्णु से, या भगवान कृष्ण से, या कोई नहीं? तो बताइए 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो किससे संबंधित है ये? भगवान शिव से। किससे संबंधित है? भगवान शिव से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये प्रतिमा भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव की यह प्रतिमा जो है आपका 112 मीटर जो है ऊंची है। ये कितनी? 112 मीटर ऊंची है। जो कहाँ है आपका? राजस्थान के नाथ द्वारा में। ये कहाँ आपका? राजस्थान के नाथ द्वारा। ये कहाँ आपका? राजस्थान के नाथ द्वारा में स्थित है। ठीक है। यह स्टैचू जो है, यह स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा को 20 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए 15 का आंसर बताइए। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, या भारत? तो बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ पे आपका? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? आपको जापान में किया गया था। 2022 में पूछा तो कहाँ किया गया था? जापान में। और 2023 में कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? पुणे, सिकंदराबाद, तेलंगाना, या अहमदाबाद? तो बताइए 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। तो 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। तो गुजरात के अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का अवार्ड दिया गया तथा पर्यटन के समग्र विकास हेतु उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला। अब पूछा जाएगा आपसे कि पर्यटन के समग्र विकास हेतु किसे जो है प्रथम पुरस्कार मिला? तो उत्तराखंड को मिला। और जो आपका पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का अवार्ड किसे दिया गया आपका? तो गुजरात के अहमदाबाद को। और पूछा जाए पर्यटन के समग्र विकास हेतु किसे दिया गया प्रथम पुरस्कार? तो उत्तराखंड को। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी? इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट, या कोई नहीं? तो बताइए 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विस्तारा। क्या हो जाएगा? विस्तारा। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
विस्तारा किसका है? ये टाटा सन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। विस्तारा जो है टाटा की मतलब जो है पूर्ण स्वामित्व वाली जो है कंपनी है। कम वाली जो है एक एयर इंडिया का विलय 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस में किया गया था। ये जो 2024 में इसका स्वामित्व वाली एयर इंडिया का विलय जो 2024 तथा विस्तारा एयरलाइंस में किया जाएगा। ठीक है, किसमें किया जाए? एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो विस्तारा के साथ। ये किसका? टाटा सन्स। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या पाकिस्तान? तो चलिए बताइए 18 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में श्रीलंका द्वारा किया जाएगा। जबकि जबकि आपसे पूछा जाएगा 2024 की जगह पूछेगा आपसे 2026 में पूछेगा कि कहाँ किया जाएगा। 2024 जगह पूछे 2026 में इसका आयोजन जो है जिम्बाब्वे एवं नामीबिया में कहा जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो 2026 में इसका आयोजन जो है जिम्बाब्वे एवं नामीबिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा 2026 में। चलो इसका आंसर बताइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 121, 126 या 135 या 136? तो चलिए बताइए 19 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कितना है? 126। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या आपका? 126। और यह जो है ये जो आपका इस रैंकिंग में कुल जो 136 देश शामिल हुए तथा पहले स्थान पर कौन सा आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर आपका कौन है? फिनलैंड। ये इसे याद रख सकते हैं। कौन सा पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड। अब भारत का स्थान कौन सा दिया गया? 126वां। चलिए 32 का आंसर बताइए। 32वें ब्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? असगर बजाहत या ज्ञान चतुर्वेदी या विनोद कुमार या मोहन सिंह? तो बताइए 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो किसको किया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इन्हें जो है यह पुरस्कार जो है इनके उपन्यास जो है पागल खाना के लिए दिया गया। किस लिए दिया गया? इनके उपन्यास जो है पागल खाना के लिए जो है इन्हें दिया गया। इनके उपन्यास का क्या नाम है? पागल खाना। तो इसके लिए जो है इन्हें जो है 32वें व्यास सम्मान 2023 से जो सम्मानित किया गया ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना उपन्यास के लिए। पाक जल डमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने? सपन्ना, रमेश शेलार या साजन प्रकाश या दिवेश गांगुली या रवि कुमार? तो चलिए बताइए कि इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संपन्ना, रमेश शेलार। कौन हो जाएगा? संपन्ना, रमेश शेलार। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाए? संपन्ना, रमेश शेलार। ठीक है, आंडर। चलिए 22 का आंसर बताइए क्या होगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया? आईएनएस ध्रुव या आईएनएस अरिहंत या आईएनएस विक्रांत या आईएनएस द्रोणाचार्य? तो बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसको करा गया? आईएनएस द्रोणाचार्य। किसको? ऑप्शन नंबर डी को। किसको? आईएनएस द्रोणाचार्य। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोची में जो है आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया। चलिए 23 का आंसर बताइए। भारत की पहली व्यापारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई कहाँ पे? जयपुर में, रांची में, पटना में या नोएडा में? तो बताइए 23 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर। तो 23 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। 23 का क्या हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए। मैथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या देवेंद्र फडणवीस या अमित शाह? तो बताइए 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा? तो नितिन गडकरी। किसके द्वारा? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा। तो 24 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कब किया गया? 15 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के नागपुर में मैथनॉल से संचालित पहली बस का अनावरण जो है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जो है किया गया। 25 का आंसर बताइए। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? समाज सेवा, राजनीति, विज्ञान या कला? तो बताइए 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समाज सेवा। क्या हो जाएगा? समाज सेवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा समाज सेवा से। ठीक है, प्रसिद्ध समाज सेवी तथा गांधीवादी महिला इला भट्ट का नवंबर 2022 में निधन हो गया। इनका संबंध समाज सेवा से था। महिलाओं को अधिक रोजगार देने के उद्देश्य से इन्होंने स्वयं श्री महिला सेवा संघ की स्थापना की थी। इन्होंने क्या की थी? स्वयं श्री महिला सेवा संघ की जो स्थापना की थी। चलिए 26 की तरफ आते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है? गंगा बेसिन, नर्मदा बेसिन या गोदावरी बेसिन या महानदी बेसिन? तो बताइए 26 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? गोदावरी बेसिन। क्या हो जाएगा हमारा? गोदावरी बेसिन। ऑप्शन नंबर सी। 26 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तो बड़ी बेसिन से क्या मतलब होता है?
तो जब मुख्य तथा सहायक नदी अपना जल एक जगह इकट्ठा करती हैं उसे ही क्या कहते हैं, बड़ी बेसिन कहते हैं। अब भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा है। कौन सा है, गंगा। और जबकि दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है आपकी, गोदावरी है। यहाँ पूछा गया दूसरा तो हो गया कौन सा, गोदावरी। अब पहला पूछता कौन सा हो जाता है, गंगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा आपका, खैबर दर्रा, जोजिला या नाथुला या रोहतांग। तो बताए 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा, नाथुला दर्रा। कौन सा हो जाएगा, नाथुला दर्रा। तो 27 का हमारा हो जाए ऑप्शन से। ये कहाँ स्थित है आपका, ये आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका, ये सिक्किम में स्थित है। और ये कितना ऊंचाई आपका, 4328 मीटर ऊंचा। कितना, 4328 मीटर ऊंचा है। ठीक है। केसर मिश्रण है किसका, बीज एवं कलियों का, या पत्ती एवं तनों का, या बीज एवं जड़ों का, या फूल एवं बीज का। तो बताइए 28 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किसका, बीज एवं कलियों का। किसका, बीज एवं कलियों का। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बीज एवं कलियों का। केसर मिश्रण हमारा बीज एवं कलियों का। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त होता है जो बीज बनाने वाला भाग है। इसका प्रकार केसर बीज तथा कलियों का मिश्रण है। चलिए 29 का आंसर बताएं। मिक्की की पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, या सिक्किम में, या आपका मेघालय में। तो बताइए किस, इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का। तो कहाँ आपका स्थित है, ये आपका असम में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका, असम में। तो 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। यह जो है कार्बी एंगलोंग पठार का हिस्सा है। ठीक है। और जैसे मीरी हो गया, मिसमी, डफला, अबोर, ये कहाँ आपका, अरुणाचल प्रदेश में है। मीरी, मिसमी, डफला, अबोर, ये कहाँ आपका, अरुणाचल प्रदेश में है। और आपका मिकिर कहाँ आपका है, आसाम में। कहाँ आपका, आसाम में। ठीक है। चलिए 29 हो गया। 30 का आंसर बताइए क्या होगा। वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1967, 1970, 1973 या 1976। तो बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा, कब किया गया था, 1970 में। कब किया गया था, 1970 में। 1970 में। ठीक है। चिपको आंदोलन जो था एक पर्यावरण आंदोलन था जो उत्तराखंड में शुरू हुआ था। उसमें आपका यूपी में आपका उत्तराखंड था। तो कहाँ शुरू हुआ था, तो अभी तो वर्तमान उत्तराखंड हो गया, उस टाइम यूपी में ही मतलब था आपका। ठीक है। तो कहाँ शुरू हुआ था, उत्तराखंड में शुरू हुआ था। और ये हुआ था, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है। ये भी याद रखिएगा। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिक संतुलन से नहीं है, वन रोपण, वन्य जीव सुरक्षा, या जल प्रबंधन, या औद्योगिक प्रबंधन। तो बताइए 31 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो वन रोपण आपका है, वन्यजीव सुरक्षा है आपका, जल प्रबंधन भी आपका, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन इसका नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा बोला नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा औद्योगिक प्रबंधन। कौन सा हो जाएगा, औद्योगिक प्रबंधन। ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश आस्था रुद्र है, मतलब कौन सा लैंडलॉक है, यूक्रेन, हंगरी, रोमानिया, या एबिस, या बी और सी दोनों। बताइए 32 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो 32 का कौन सा हो जाएगा, हंगरी। कौन सा हो जाएगा, हंगरी। हंगरी जो आपका है स्थलरुद्र देश है। कौन सा आपका, स्थलरुद्र, मतलब लैंडलॉक कंट्री आपका। और हंगरी की राजधानी क्या है आपकी, बुडापेस्ट। क्या है, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है आपकी, बुडापेस्ट। तो इससे भी याद रखिएगा। चलिए 33 की तरफ आते हैं। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है, स्टैम्प का, या कॉपेन का, या थॉर्नट बैट का, या कोई नहीं। तो बताइए 33 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसका, थॉर्न बेट का। किसका, थॉर्नट बेट का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह कौन थे, यह अमेरिकी वैज्ञानिक थे। यह कौन थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। चलिए 34 का आंसर बताइए। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में जो है आरंभ की गई, 1861 में, 1892 में, या 1909 में, या 1919 में। तो बताइए 34 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कब, 1892 में। कब किया गया था, 1892 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। इसके साथ ही 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई थी। चलिए 35 का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, इलाहाबाद की संधि, या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, या तृतीय मैसूर, या सालबाई की संधि। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए बताइए, तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी आपकी, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। कब हुई थी, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था आपका, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से कब हुआ था, 82 हुआ था। 1775 से 82 के बीच हुआ था। और तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था आपका,
ये 1790 से 92 हुआ था। कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच, 92 तक हुआ था, ठीक है। और सालबाई की संधि कब हुई थी आपकी? सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। कब हुई थी? 1782 में। तो इस हिसाब से जो है पूछा गया सबसे पहले घटित कौन सा हुआ था, तो देख सकते हैं आप। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82 में हुआ था। और तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था आपका? 1790 से 92 में हुआ था। और सालबाई की संधि 1782 में हुआ था। तो सबसे पहले इसमें कौन सा हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में। चलिए 36 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर जो संबोधित किया था? महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो बताइए 36 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस को जो है 1938 में, सुभाष चंद्र बोस को जो है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा है। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को, ये भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, या लॉर्ड बेबेल, या लॉर्ड माउंटबेटन, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? लॉर्ड बेबेल। कौन हो जाएगा? लॉर्ड बेबेल। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आपका? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। और इसके समय जब भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड बेबेल था, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बेबेल। बताइए 38 का आंसर बताइए क्या होगा। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? लाहौर, अमृतसर, कराची, या कोलकाता? तो बताइए 38 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। मुस्लिम लीग जो है 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को जो है 16 अगस्त 1946 को सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मनाया था, जिसको कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। और सब प्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो आपका कलकत्ता में मनाया गया था। कहाँ? कलकत्ता में। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिरोज शाह तुगलक ने? तो बताइए 39 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन ने जो है दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी। ये कैसा विभाग था आपका? यह सैन्य व्यवस्था, यह सैन्य विभाग था। क्या था आपका? सैन्य विभाग था। तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए 40 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अबुल फजल, अमीर हसन, फैजी, या अमीर खुसरो? तो बताइए 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो जो है स्वयं को तोतिए हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व जो भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं के से जो है परिपूर्ण था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? बताइए कौन सा आपका सही सम्मिलित है? 41 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो चंदावड़ का युद्ध आपका 1894 हुआ था, ये सही है। तैमूर का आक्रमण कब हुआ? 1398 में, ये सही है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, ये सही है। तो इस हिसाब से आपका क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी आपका जो है सही है। आपका सभी जो है सही है। चलिए 42 की तरफ आते हैं। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? जोना खां, फिरोज शाह तुगलक, या इब्राहिम शाह, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 42 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी, गंगा घाटी, नीलगिरी पहाड़ी, या सोन घाटी? तो बताइए 43 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी। क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भारत के मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा से मिला है। कहाँ से मिला है? हथनौरा नामक पुरास्थल से जो है प्राप्त हुआ है। इसकी खोज किसने की थी? अरुण सोनाकियान किया था। इसकी खोज किसने की थी? अरुण सोनाकियान के। हथनौरा जो मध्य प्रदेश में आपका नर्मदा नदी के
नर्मदा नदी के किनारे जो है आपका हथनौरा, वहाँ पे जो है इसकी खोज किसने की थी? आपकी अरुण सोनाकिया ने किया था। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से, जो कि मध्य प्रदेश में है, और जगह का क्या नाम है? हथनौरा। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया था? आपका सोनाकिया ने किया था, अरुण सोनाकिया ने किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए 43 की तरफ आते हैं। चलिए 44 कहाँ से बताइए? सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो बताइए 44 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। तो 44 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है? आपकी 55 मीटर है। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 55 मीटर है। ठीक है, और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम कितनी है? आपकी 33 मीटर है। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 33 मीटर है। ये भी याद रख सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या बिंबिसार? तो बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उदयन। ये किसके पुत्र थे आपके? ये आपके अजातशत्रु के पुत्र थे, उदयन। तो 45 का हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी जो राजगृह से पाटलिपुत्रा जो स्थानांतरित की थी। यह नगर जो शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का भी राजधानी रहा था। तो किस किस की राजधानी रहा था? ये आपका शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा था पाटलिपुत्रा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1946 या 26 नवंबर 1949 या 24 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 26 नवंबर 1949 कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था, पारित किया गया था। और इसे लागू कब किया गया था? आपका 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था इसे लागू? 26 जनवरी 1950 को। ये भी याद रखिएगा। ये इसलिए किया गया था क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई थी कि 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो उस टाइम तो मतलब हुई नहीं, तो उसी को लेके जो है इन्होंने 26 जनवरी का इंतजार किया। इसलिए 26 नवंबर 1949 को जो इन्होंने संविधान को अंगीकृत या पारित किया। फिर से लागू कब किया? आपका 26 जनवरी 1950 को। इसलिए उस टाइम क्या था? यह स्पेशल डेट था आपका 26 जनवरी, इसलिए इसे लागू किया गया संविधान को 26 जनवरी 1950 को। तो ये याद रखिएगा। चलिए 47 का बताइए आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विषम समवर्ती सूची का है? पुलिस विषय कौन सा समवर्ती सूची का? पुलिस हो गया, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता या जनसंख्या एवं परिवार नियोजन या ये सभी? तो बताइए 47 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो पूछा गया कौन सा आपका समवर्ती सूची का है? कौन सा पूछा गया? समवर्ती सूची का। तो कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो आपका समवर्ती सूची का है, इस पे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है कानून बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 48 का आंसर बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार या उद्देशिका या मूल कर्तव्य? तो बताइए 48 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा? उद्देशिका। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और जो आपका के.एम. मुंशी ने जो है इसे क्या कहा है? राजनीति जनपत्री कहा है। उद्देशिका को क्या कहा है? के.एम. मुंशी ने क्या कहा? इसे राजनीति जनपत्री कहा है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है इसे क्या कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा? संविधान की आत्मा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संवैधानिक उपचार को क्या कहा? संविधान की आत्मा। आर्टिकल 32 को क्या कहा? संविधान की आत्मा का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उद्देशिका जो था इसे जो है आपका 13 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। और ये जो आपका पारित कब हुआ था? आपका 22 जनवरी 1927 को इसे पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? अनुच्छेद 268 या अनुच्छेद 276 या अनुच्छेद 185 या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 49 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो कौन सा करता है?
तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो आपका किया गया था 1964 को, कब किया गया था? 1964 को किया गया था। कब किया गया था? 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा जो है पारित एक प्रस्ताव के तहत किया गया था और संथानव समिति के सिफारिश पर जो इसका गठन किया गया था। इसका गठन जो संथानव समिति के सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। इसका जो है आर्टिकल में कोई चर्चा नहीं है इसका, ठीक है। इसका जो है 1964 में केंद्र सरकार द्वारा जो है पारित एक प्रस्ताव के तहत इसका जो है निर्माण हुआ था, कह सकते हैं। चलिए 50 का आंसर बताइए। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति या प्राक्कलन समिति या याचिका समिति? तो कौन सी आपकी? ऑप्शन नंबर सी, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है। तो इसमें प्राक्कलन समिति जो आपकी सबसे बड़ी है। इसमें टोटल जो आपका 30 सदस्य होते हैं, 30 जो होते हैं आपका लोकसभा के होते हैं। 30 सदस्य जो होता है आपका लोकसभा का होता है। और लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति में जो होता है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 आपका लोकसभा का होता है और 7 को जो होता है आपका राज्यसभा का सदस्य होता है। तो ये याद रखिएगा। और इसका जो कार्यकाल होता है आपका 1 वर्ष का होता है। जितने भी आपके स्थायी समिति होते हैं संसद के, उसका कार्यकाल कितना होता है आपका? 1 साल का होता है। कितना होता है? 1 साल का होता है। चलिए 51 का आंसर बताइए क्या होगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? 2023, 2025, 2026 या 2027 तक? तो बताइए 51 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कब तक नहीं किया जाएगा आपका? 2026 तक जो इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। 2026 तक जो है इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो इसका किस संविधान संशोधन तहत किया गया था? तो 84वां संविधान संशोधन जो आपका 84वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 आर्टिकल आपका 82 में 84वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के सब क्लॉज 3 में शर्तों में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या जो है आपका 2026 तक कोई कमी या वृद्धि नहीं की जाएगी। चलिए 52 का आंसर बताइए। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने के अधिकार हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या मंत्रिपरिषद को? तो बताइए 52 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 52 का? तो किसको है? राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। तो 21 आर्टिकल के तहत आपको बताया गया 143 आर्टिकल के तहत बताया गया। दोनों जो है बाध्य नहीं है, ना सलाह देने के लिए ना सलाह मानने के लिए, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, दोनों बाध्य नहीं है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मुख्य सचिव या विधानसभा अध्यक्ष? तो बताइए 53 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो कौन है आपका संवैधानिक प्रमुख? कौन आपका? राज्यपाल है। और वास्तविक कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। और राज्यपाल का जो है आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। बताइए 54 का। सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या? जैविक विविधता का संरक्षण या प्रदूषण पर नियंत्रण या निर्धनता को घटाना या उपयुक्त सभी? तो बताइए 54 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन। तो जैविक विविधता का संरक्षण ये सही है, प्रदूषण पर नियंत्रण ये सही है, निर्धनता को घटाना ये सही है। तो टोटल आपका उपयुक्त सभी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर या वायुमंडल में नमी पर या जल चक्र पर या ताप क्रम पर? तो बताइए 55 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो किस पे करता है? ऑप्शन नंबर बी। किस पे करता है? ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में नमी पर। किस पे? वायुमंडल में नमी पर। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलन विकास के लिए या पर्यावरण एवं पारिस्थितिक के लिए या जैव विविधता के संरक्षण के लिए या उपयुक्त सभी के लिए? तो बताइए 56 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी के लिए। किस क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी के लिए, ठीक है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी, केरल से। कहाँ से? केरल से। तो साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। यह शांत घाटी में स्थित है। वर्तमान में शांत घाटी को जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा। बताइए 58 का। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा आपका? गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय या पश्चिमी घाट या मध्य भारत? तो बताइए 58 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वेस्टर्न घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिम घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि
उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल पाए गए हैं। तो चारों आप याद रखिए कौन कौन सा आपका हो गया। एक पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय पहला याद रखिए पूर्वी हिमालय। दूसरा दूसरा याद रखिएगा पश्चिमी घाट, दूसरा पश्चिमी घाट, दूसरा हो गया पश्चिमी घाट हो गया। और तीसरा याद रखिएगा म्यांमार भारत सीमा। और तीसरा जो आपका कौन सा म्यांमार और भारत सीमा हो गया। और चौथा कौन सा आपका सुंडालैंड। और चौथा तीसरा हो गया म्यांमार और भारत का म्यांमार भारत सीमा। तीसरा आपका म्यांमार और भारत सीमा और चौथा आपका क्या सुंडालैंड। कौन सा आपका सुंडालैंड, कौन सा आपका सुंडालैंड। तो ये 4 हॉटस्पॉट आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सा पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ठीक है। और तीसरा हो गया म्यांमार भारत सीमा और चौथा हो गया सुंडालैंड। तो ये 4 आप हॉटस्पॉट याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 59 का आंसर बताइए। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। टेनिस, टेबल टेनिस से या पोलो से या फुटबॉल से या वॉलीबॉल से। तो बताइए 59 का आंसर क्या होगा। क्या होगा टेबल टेनिस। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप किससे संबंधित है आपका टेबल टेनिस से। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें जो टोटल आपका 8 सदस्य हैं, 8 देश इसमें शामिल है। कौन कौन से आपका इसमें टोटल जो आपका 8 देश शामिल है। तो इंडिया मैप के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया और इधर क्या आपका श्रीलंका हो गया, श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गया। और इधर आपका क्या है बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया 3 और मालदीव और श्रीलंका कितना 3 2 5 और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 5 3 8। टोटल जो आपका 8 देश जो है इसमें शामिल है। और आपका सार्क का मुख्यालय कहाँ आपका कहाँ नेपाल के काठमांडू। कहाँ आपका नेपाल के काठमांडू में। तो पूछा गया निम्नलिखित कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो आपका अफगानिस्तान है, आपका श्रीलंका है, आपका बांग्लादेश है आपका, लेकिन म्यांमार आपका नहीं है। आपको बताया गया था साउथ में आपका कौन सा श्रीलंका और मालदीव इसका सदस्य है। म्यांमार जो पूरब में है इसका सदस्य नहीं है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हैं। तो टोटल 8 सदस्य है। तो आप याद रखिएगा 60 का आंसर। और इसकी स्थापना आप याद रखिए कब हुआ था आपका 1985 में, दिसंबर 1985 में जो सार्क की जो है स्थापना हुआ था। चलिए 61 का आंसर बताइए क्या होगा। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं। आइसोहेल या आइसोथर्म या आइसोबार या आइसोहेलाइन। तो बताइए 61 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या कहा जाता है आइसोहेलन। क्या कहा जाता है आइसोहेल। क्या कहा जाता है आइसोहेल कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और देखिए समधूप रेखा, समधूप रेखा तो वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं आइसोहेल कहते हैं। क्या कहते हैं आइसोहेल कहते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है। इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य का है। एक सेकेंड, चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं 61 का जो था समधूप रेखा मतलब आइसोहेल। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है उसे क्या कहते हैं आइसोहेल कहते हैं। क्या कहते हैं आइसोहेल कहते हैं मतलब समधूप रेखा कहते हैं। और समताप रेखा मतलब आइसोथर्म क्या होता है समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती है। और तीसरा क्या आपका समदाब रेखाएं मतलब आइसोबार्स समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है समदाब रेखाएं कहलाती है, ठीक है। और चौथा आपका हो गया समलवन रेखा मतलब आइसोहेलाइन मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर जो समान लवणता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं समलवन रेखा कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों आप याद रखिएगा, नहीं तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता दिया गया है प्रैक्टिस सेट के बीच में। चलिए 62 का आंसर बताइए। इनमें से कौन सा लोकनृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है। पंडवानी, नवारणी या डागरा, लाहो या बांग्ला या छपेली या महाथो डांगी या रासलीला या नौटंकी या कजरी। तो बताइए 62 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा पंडवानी, नवारणी और डागरा ये कहाँ का आपका छत्तीसगढ़ का जो है लोकनृत्य है। क्या है छत्तीसगढ़ का लोकनृत्य है आपका, ठीक है, याद रखिएगा।
लाहो और बांग्ला ये कहाँ का आपका मेघालय का, ये कहाँ का आपका मेघालय का, कहाँ आपका ये मेघालय का। और छपेली महाथू और डांगी ये कहाँ का आपका हिमाचल प्रदेश का, ये कहाँ आपका हिमाचल प्रदेश का। छपेली महाथू और डांगी कहाँ का हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और रासलीला नौटंकी और कजरी कहाँ का आपका उत्तर प्रदेश का, कहाँ का आपका ये उत्तर प्रदेश का। तो ये भी याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट। बताइए 63 का अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 29 अगस्त, 31 सितंबर या 11 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। तो कब मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है आपका 63 का क्या आंसर हो गया 29 अगस्त को, ठीक है। और किसकी जन्म दिवस मनाया जाता है आपका, ये आपका जो हॉकी के जादूगर कहा जाता है आपका ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, याद रखिएगा। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, और 6 अप्रैल को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। एक सेकेंड तो मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया था आपका 6 अप्रैल को मनाया था, ठीक है। और राष्ट्रीय पूछता तो आपका 29 अगस्त हुआ था। अगर राष्ट्रीय खेल दिवस पूछता तो आपका हो जाता 29 अगस्त हो जाता, ठीक है। यहाँ पूछा अंतर्राष्ट्रीय पूछा, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका कब मनाया 6 अप्रैल को मनाया था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को और राष्ट्रीय खेल दिवस कब 29 अगस्त को, ठीक है। और 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका विश्व शांति दिवस। 21 सितंबर को मनाया जाता है आपका विश्व शांति दिवस। और 11 दिसंबर को मनाया जाता है आपका विश्व पर्वत दिवस, विश्व पर्वत दिवस, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953 में या 1954 में या 1956 में या 1957 में। तो बताइए 64 का बताइए आंसर क्या होगा हमारा 1953। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो आपका 1954 में आपका जो है 1954 में जो आपका ललित कला अकादमी की स्थापना हुआ था। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था आपका 1954 में हुआ था, ठीक है। और साहित्य अकादमी की स्थापना भी कब हुआ था आपका 1954 में ही हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा। असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है कहाँ? गुवाहाटी में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या शिलोंग में। तो बताइए 65 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा शिलोंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ? शिलोंग में। शिलोंग कहाँ आपका है? मेघालय की राजधानी है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? असम राइफल की स्थापना कब हुआ था आपका 1835 में हुआ था। कब हुआ था? 1835 में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आवेश की या शक्ति का या वोल्टेज का या ऊर्जा का। तो बताइए 66 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? आमाशय और आंतें या यकृत और पित्ताशय या फेफड़ा और यकृत या हृदय और मस्तिष्क। तो बताइए 67 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हृदय और मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? हृदय और मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हृदय और मस्तिष्क मानव शरीर के दो प्रमुख ऐसे अंग हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। शरीर के चुंबकीय क्षेत्र तथा शरीर के विभिन्न अंगों का चित्र जो होता है एमआरआई द्वारा जो प्राप्त किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। 68 का आंसर बताइए। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? आइजैक न्यूटन द्वारा या थॉमस एडिसन द्वारा या निकोला टेस्ला द्वारा या अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। तो बताइए 68 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो किसके द्वारा किया गया? निकोला टेस्ला। किसके द्वारा किया गया? निकोला टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? निकोला टेस्ला। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी या चारगुनी हो जाएगी। बताइए 69 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो आप पढ़े होंगे भी बराबर क्या होता है आपका आई आर होता है। भी बराबर क्या होता है आपका आई आर होता है, ठीक है। जब इसको जब निकालें आई बराबर भी बटे क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका r/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका r/2 हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा? दुगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगनी। 70 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है? बैगनी, पीला, नीला या लाल। तो चलिए बताइए हमारा 70 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा हमारा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? लाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 71 का आंसर बताइए क्या होगा? यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है?
प्रतिबिंब वास्तविक है, या प्रतिबिंब छोटा है, या प्रतिबिंब सीधा है, या प्रतिबिंब P और F के बीच निर्मित है। तो बताइए 71 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा है, तो वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा आपका, वास्तविक है। ठीक है। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है आपका, तो प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है आपका, सीधा बनता है और आभासी तथा ध्रुव और फोकस के बीच निर्मित होता है। तो आपका उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और ध्रुव और फोकस के बीच निर्मित होता है। ठीक है। और उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की किसी भी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है। ठीक है। और जो आपका एक चीज़ याद रखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की किसी भी स्थिति में जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक नहीं बनता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आधारित नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा। हाइग्रोमीटर या पनडुब्बी या इलेक्ट्रोमीटर या ऑडोमीटर। तो बताइए 72 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। ऑडोमीटर क्या हो जाएगा, ऑडोमीटर। इस ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑडोमीटर जो आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, और बाकी जो आपका सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए 73 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मक्खन का खट्टा होना, या CO2 से सूखी बर्फ बनना, या एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, या लौह चुंबकीयकरण। तो बताइए 73 का आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मक्खन का खट्टा होना क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। अब बाकी CO2 से बर्फ बनाई क्या हमारा भौतिक परिवर्तन है। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना क्या हमारा भौतिक परिवर्तन है। लौह चुंबकीकरण क्या हमारा भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन को आपका मक्खन का खट्टा होना, इसे वापस हम नहीं ला सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक पदार्थ नहीं है। सोडियम सल्फेट, कपूर, नेफ्थलीन या अमोनियम क्लोराइड। बताइए 74 का आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है। किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सब क्या आपका ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया और नेफ्थलीन, ये सब क्या ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। चलिए 75 का आंसर बताइए। किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। 7 होगी, 10 होगी, 2 होगी या 1 होगी। तो बताइए 75 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। 76 का आंसर बताइए। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आध्यात्मिक तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं। सबल अम्ल, या दुर्बल अम्ल, या अनोक्सी अम्ल, या तंतु अम्ल। तो बताइए 76 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनोक्सी अम्ल। क्या हो जाएगा, अनोक्सी अम्ल। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य आध्यात्मिक गण वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य आध्यात्मिक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन जो होता है अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं रहता है। वह क्या कहलाता है, हाइड्रा अम्ल या अनोक्सी अम्ल कहलाता है। ठीक है। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HBr हो गया, और HCN हो गया। ठीक है। ये सारे आपके क्या है, आपके क्या अनोक्सी अम्ल हो गया। अनोक्सी अम्ल जिसमें क्या आपका ऑक्सीजन आपका नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं, अनोक्सी अम्ल। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है, लाल, नीला, गुलाबी या पीला गुलाबी। तो बताइए 77 का आंसर क्या हो जाएगा, पीला गुलाबी। क्या हो जाएगा, पीला गुलाबी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है, पीला गुलाबी होता है। कैसा होता है, पीला गुलाबी होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, उदासीन, क्षारीय, उभयधर्मी या अम्लीय। तो बताइए 78 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, उभयधर्मी होता है। क्या होता है, उभयधर्मी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका Al2O3 जो है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। ठीक है। यह जल में अविलय होता है परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा।
रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? कार्बन व हाइड्रोजन, कार्बन व सोडियम, या हाइड्रोजन व सोडियम, या हाइड्रोजन व ऑक्सीजन? तो बताइए 79 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। चलिए 80 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, या आयोडीन? बताइए 80 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो विद्युत ऋणात्मक, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा आपका? फ्लोरीन है। कौन सा आपका? फ्लोरीन है, ठीक है। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता का क्या होता है? मान बढ़ता है, तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? घटता है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मक घटते क्रम में क्या? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और स्टेटिन हो गया, ठीक है। ग्राफीन क्या? ग्राफीन क्या आपका? कार्बन का प्रूफ, एक संक्रमित घाव, या लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, या सोडियम का प्रूफ? तो बताइए 81 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का क्या है? अप्रूफ है। क्या है? कार्बन का अप्रूफ है। ग्रेफीन जो है कार्बन का अप्रूफ है, जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है, जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है, तथा जिससे कागज से भी पतली शीट बनाई जा सकती है। चलिए आते हैं 82 की तरफ। चलिए बताइए इसका आंसर। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? खनिज लवणों का, विलीन ऑक्सीजन का, या प्रासरी परिजीवों का, या विलीन नाइट्रेट का? तो बताइए 82 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विलीन ऑक्सीजन का। किसका? विलीन ऑक्सीजन का। चलिए 83 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है पूछा है? तो प्रोथैलस, या घटपर्णी, या बीनस फ्लाई ट्रैप, या सनट्रीप? तो बताइए 83 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा आपका? प्रोथैलस। कौन सा आपका? प्रोथैलस जो आपका कीटभक्षी पौधा नहीं है आपका। बाकी घटपर्णी है आपका, बीनस फ्लाई ट्रैप है आपका, सनट्रीप है, लेकिन आपका प्रोथैलस जो आपका कीटभक्षी पौधा नहीं है। 84 का बताइए। पहला वनस्पति वैज्ञानिक किसे माना जाता है? प्लिनी को, प्लेटो को, थियोफ्रेस्टस को, या आर्किमिडीज को? बताइए 84 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। किसको? थियोफ्रेस्टस को। हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, या नियोमाइसिन, या पेनिसिलिन, या एरिथ्रोमाइसिन? तो बताइए 85 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन से। किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक एक प्रकार का क्या आपका रासायनिक पदार्थ है, जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। यह अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन जो है कवक पेनिसिलियम नोटेटम से जो है प्राप्त किया जाता है। चलिए 86 का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, या मेलेक हाइड्राइन? तो बताइए 86 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। तो जहां आपका विभाजन पूछे, कोशिका विभाजन, तो क्या हो जाएगा हमारा? साइटोकाइनिन। साइटो मतलब क्या होता है? कोशिका होता है, तो साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने किया था आपका? 1995 में, सॉरी 1955 में। 1955 में जो है किसने किया था? मिलर ने किया था। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने किया था? 1955 में किया था, मिलर ने किया था, ठीक है। और साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरों पर होता है, जहां कोशिका विभाजन होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। चलिए 87 का आंसर बताइए क्या होगा? शोषण का पहला चरण ग्लूकोज डैश में विखंडन है। पायरूवेट, लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल, या कार्बन डाइऑक्साइड? बताइए 87 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पायरूवेट। क्या हो जाएगा? पायरूवेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। शोषण का पहला चरण ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडन है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। यह जल में घुलनशील होता है, तथा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? C6H12O6 होता है। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जो काजू, अंगूर व अन्य फलों में तथा चुकंदर व ईख में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? क्लेडोफोरा, या देवदार, या मार्केसिया,
या इनमें से सभी? बताइए 88 का हमारा बताइए आंसर क्या हो जाएगा, 88 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या मार्केसिया, क्या है मार्केसिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मार्केसिया। मॉस हो गया आपका, आपका मॉस हो गया, एंथोसिरोस हो गया, रिक्सिया हो गया तथा मार्केसिया आदि जो है ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। कौन कौन से? मॉस, मॉस हो गया आपका, ठीक है, मॉस हो गया, एंथोसिरोस हो गया, रिक्सिया हो गया और मार्केसिया। आप याद रखिएगा, मॉस, मॉस हो गया, एंथोसिरोस हो गया, रिक्सिया हो गया और मार्केसिया, ये जो है ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं ये पादप। 89 का बताइए। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? अधिवृषण, शुक्र वाहिना, वाहिका या मूत्र वाहिनी या सबल सबल नीय वाहिनी? तो बताइए 89 का बताइए आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? शुक्र वाहिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र वाहिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो शुक्र वाहिका उस वाहिनी का नाम है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। वृषण की शुक्र जनन नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्र वाहिकाओं में खुलती है। यह शुक्र वाहिका वृषण से चलकर आधे वृषण में खुलती है जो प्रत्येक वृषण के पश्च से सतह पर जो स्थित होते हैं। चलिए 90 का आंसर बताइए। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? आंखों को ढकना, मस्तिष्क के छवियों को संदेश भेजना, या आंख की फोकस दूरी को बदलना, या चोट से आंख की रक्षा करना? तो बताइए 90 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंख की फोकस दूरी को बदलना। ठीक है, हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? आंख की फोकस दूरी को बदलना। क्या है? आंख की फोकस दूरी को क्या बदलना। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर पड़ती है तो अब परिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। इसे रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु से हमें सीधा दिखाई देता है। चलिए 91 को बताइए। रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए आपका जिम्मेदार है? ऑक्सीजन परिवहन के लिए पूछा है। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी? ये तो सिंपल आप बता सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? आरबीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 91 का? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, आरबीसी हो जाएगा। तो आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, इसका निर्माण जो कहाँ होता है? आपका अस्थि मज्जा में होता है। किंतु भ्रूणीय अवस्था, जब भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? आपका यकृत के मेसोडर्म में होता है। कहाँ होता है? आपका यकृत के मेसोडर्म में होता है। ठीक है, यकृत के मेसोडर्म में होता है या कह सकते हैं प्लीहा में होता है। और आरबीसी में क्या होता है? लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये कहाँ आपका आरबीसी में पाया जाता है? आपका लौह युक्त प्रोटीन होता है जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त जो होता है लाल होता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, या लिखित सामान का निर्यात, या तस्करी से सामान का निर्यात? बताइए 92 का आंसर क्या हो जाएगा। तो सेवाओं का निर्यात। क्या हो जाएगा? सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 93 का बताइए। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास, ग्रामीण साक्षरता विकास, ग्रामीण रेलवे, या ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक? तो बताइए 93 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास। क्या हो जाएगा? एकीकृत ग्रामीण विकास। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या, समय क्या था? और 1980 से क्या था? 85 बीच हुआ था। 1980 से 85 तक रहा था। तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? आपका एकीकृत ग्रामीण विकास का शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1980 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1980 को जो है एकीकृत ग्रामीण विकास का जो है शुरुआत हुआ था। चलिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, या वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, या श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, या श्रमिकों की उत्पादकता नीची है? तो बताइए 94 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो है शून्य है। अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका प्रच्छन्न बेरोजगारी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉन रॉबिन्सन ने। किसने किया था? जॉन रॉबिन्सन ने किया था। किसने किया था? जॉन रॉबिन्सन ने किया था। किसने किया था? जॉन रॉबिन्सन ने किया था। ठीक है, तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने की छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था?
1949 में, 1951 में, 1956 में या 1960 में? तो बताइए 95 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1949 में। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1949 में किया गया था, ठीक है। और इस समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे आपके? पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस थे, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो कौन थे? पीसी महालनोबिस जो थे इस समिति के पहले अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? पहले अध्यक्ष पीसी महालनोबिस। ये मैथ का सवाल आपका, ये सब बना लीजिएगा। मेरा मैथ का वीडियो देखे होंगे तो आप इस सारे सवाल आप इजीली बना सकते हैं। तो सिर्फ आपका आंसर बता देते हैं, अब मेरा मैथ का वीडियो देख कर आप बना सकते हैं। तो 96 का बताइए क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। और 97 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 97 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा 97 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और 98 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 98 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और 99 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और 100 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 100 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आप सारे वीडियो देख के बना सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस सेट का सीरीज लगा? आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।